लो जी आगे बढ़े, देखते हैं क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे मैं इसी की तो बात कर रहा था, चलो मैं बताता हूं। ये आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का नाम पता है क्या है? अर्थ, अपनी अर्थ है। और इसकी तरफ ये एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ को ऐसे मैंने डाला है, ठीक है? तो ये अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ को, होगा कि नहीं होगा? तो इसमें आएगा एक्सेलरेशन। तो उसी को मैं निकालना चाह रहा हूं, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी पता है क्या है? ग्रेविटी वही तो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज ग्रेविटी, तो आप पता है क्या बोलोगे? कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है दो बॉडीज के बीच में, लेकिन शर्त ये है उनमें से एक बॉडी क्या होनी चाहिए? अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब दो बॉडीज के बीच में लगता है, और तब की कंडीशन में लगता है जब एक बॉडी उनमें से अर्थ हो और एक सिंपल ऑब्जेक्ट हो। तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को हमने नाम दिया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। समझ गए हैं? और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया किसी बॉडी में जब वो अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट हुई है, तो उसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए हैं? और इसको डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। याद रहेगा किससे डिनोट करते हैं इस एक्सेलरेशन को? स्मॉल जी से। दोबारा से सुन लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जो एक्सेलरेशन किसी ऑब्जेक्ट में आया, किसकी वजह से? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। और व्हाट इज ग्रेविटी? तो ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही है। कब की कंडीशन में? जब एक बॉडी अर्थ हो और एक सिंपल एक बॉडी हो। समझ गए हैं? तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं। समझ गए हैं? अरे बड़ा आसान है। चलो अब सीखते हैं आगे की बात। तो ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हुआ है, तो बच्चों कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा जी, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, और इनके बीच का जो गैप है बच्चों ये वाला, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि यहां से यहां तक का गैप कितना है। अगर अर्थ की रेडियस बच्चों आर है, ये अर्थ की रेडियस कितनी है? आर, ठीक है? तो ये वाली रेडियस इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये वाली डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। तो ये आर है और ये मान लो 0.001 है ना? तो सिंपली आर प्लस 0.001 हो गया इन दोनों के बीच का गैप, अर्थ के और इस बॉडी के बीच का। 0.001 कुछ नहीं होता, तो सिंपली मैं कितना हो जाएगा ये आर? अगर मैं बोलूँ कि 0.001 है, तो सिंपली मैं बोल दूंगा कि भाई आर ही है ना? तो इनके बीच का गैप कितना है? आर। समझ गए हैं? ये फोर्स लग रही है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है ना? चलो अब आप जानते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? एम में, है ना? ये भी तो होता है। तो दोनों फोर्सेस हैं, है ना? ये फोर्स लग रही है इनके बीच में और ये जनरल फॉर्मूला है फोर्स का। तो क्या मैं दोनों वैल्यूज को बराबर रख सकता हूं? हाँ रख सकता हूं। तो चलिए, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज को बराबर रख देते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से आ रहा है? ये एफ इक्वल्स टू एम में कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है, ये अट्रैक्शन है। समझ रहे हैं? तो जी एम एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम ए, है ना? और m से m कैंसिल हो गया, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चे? जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोबारा सुन लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना एक्सेलरेशन आया इस बॉडी में? कितना आया? कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m, यहां ध्यान से सुनना है, m यहां मास ऑफ अर्थ है ना? ये क्या है? मास ऑफ अर्थ, है ना? कैपिटल M फॉर मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना? तो इस इक्वेशन में कहीं भी इस एक्सेलरेशन में मास ऑफ द बॉडी आया? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया। मास ऑफ अर्थ आया। मास ऑफ अर्थ आया, पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं आया। समझ गए? तो ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में, चाहे वो कोई सी भी बॉडी हो, कितने भी वेट की हो, ऊपर से छोड़ दी जाती है, तो दोनों में एक्सेलरेशन जो आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना? ये आप बोलोगे ये कौन सा मास है? ये तो मास ऑफ अर्थ है। मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट जो है, चाहे आप कोई से भी मास का हो, फॉर्मूले में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब चाहे 5 का हो चाहे 10 का हो, किसी का भी हो, तो एक्सेलरेशन पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अर्थ की तरफ को डल रहा है, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही आता है। वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, लेकिन मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या किया था?
दो बॉडीज हैं, एक अर्थ है, एक स्मॉल मास है, इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, Gmm, है ना। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का गैप कितना है, कैपिटल R है ना। ये आर स्क्वायर अभी सिखाया, वही चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तो फोर्स इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है m में, दोनों को इक्वल रखा, m में इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, Gmm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और आपने इसमें स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दिया। तो a इक्वल्स टू बच्चे कितना फॉर्मूला आ गया, जल्दी से बता दो, जल्दी से, Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ गए हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं बच्चों, किसकी वैल्यू पुट कर दूं, जी की वैल्यू होती है, याद रखना है आपको, ये याद रखना है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ क्या होता है, हमें पता है 6 × 10⁻24 होता है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6, और इसका यहाँ पे स्क्वायर भी है ना। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज, बस सिंपली आपको लिखना है कि आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आता है एक्सेलरेशन, किसमें, किसी बॉडी में, जब वो अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको सिंपली कभी कभी 10 भी लिख लेते हैं, है ना, जनरली 10 लिख लेते हैं, लगभग 9.8 वही है ना, समझ गए हैं। तो ये चीज आपको जाननी है। तो एक्सेलरेशन कितना आता है, दो फॉर्मूले आ गए, a इक्वल्स टू Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हियर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, मास ऑफ अर्थ है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, फॉर्मूले में ही नहीं आ रहा है कि नहीं। और कैपिटल R, उनके बीच का गैप है ना, या फिर रेडियस ऑफ अर्थ है। बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अब कुछ चीजें जो हमें और जाननी है। इस चैप्टर को ना बच्चों बहुत अच्छे से सीखना है ना, एक एक चीज सीखना है, और मैं आप कोशिश करूंगा कि आप एक एक चीज जान जाएंगे, है ना, और बहुत अच्छे से जान जाएंगे। इतना सुंदर और कितना अच्छा तरीके से यहाँ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, क्या एक नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, मजा ही आ गया, है ना, आ रहा है ना मजा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, और इस मजे को और ऊपर तक लेके जाएंगे। चलें आगे देखें, चलो देखते हैं। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने बोला कि एक्सेलरेशन का जी फॉर्मूला ये आया, याद रहेगा, Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। R यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ है, M यहाँ मास ऑफ अर्थ है। एक्चुअल में अर्थ ऐसी नहीं है जैसी यहाँ दिख रही है ना, कितनी अच्छी अर्थ है हमारी, कितनी सुंदर अर्थ है ना, बहुत बढ़िया अर्थ है, लेकिन ऐसी नहीं दिखती है, दिखती तो ऐसी है अर्थ, ओवल शेप में दिखती है। तो आप देख रहे हैं, अगर ओवल शेप में है तो यहां इस सिचुएशन में हर जगह से रेडियस तो कैपिटल R है, यहां से भी, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। यहां पे हमारी अर्थ जो है कुछ ऐसी शेप में है। तो आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप यहाँ पे, कि आप ये देखते हैं कि अगर मैं बात करूं इन पॉइंट्स की, इन्हें हम पोल्स बोलते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन दोनों को, ये पोल्स हैं। पोल्स पे बच्चों ये R बहुत छोटा है, ये R कैसा है, छोटा है ना, समझ रहे हैं, R बहुत छोटा है पोल्स पे, देखो, है ना, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है ना। और इक्वेटर पे कैसा है यार, ये देखते हैं यहाँ पे, इक्वेटर पे कैसा है यार, इक्वेटर पे देखिए, इक्वेटर पे R कैसा है, बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं। रेडियस यहाँ बहुत बड़ी है, यहाँ रेडियस छोटी सी है, तो इन पोल्स पे R कम है, R कैसा है, कम। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको मैं G से भी डिनोट कर देता हूँ, स्मॉल g से, ये कैसा होगा, ये ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस यहाँ पोल पे कम है। लेकिन अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं, इक्वेटर पे, तो आप इक्वेटर पे क्या देखते हैं, इस फॉर्मूले में R बहुत बड़ा है। अगर R बड़ा है, अगर R, ये फॉर्मूला, इसमें R बड़ा है तो G कैसा हो जाएगा, कम। तो याद क्या रखना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे तो मैंने बोला 9.8 है, वैसे तो फिक्स है, जब हम अर्थ को स्फेरिकल मान रहे हैं और ऐसा मानना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये G भी चेंज हो जाता है, क्योंकि आपकी रेडियस हर जगह से एक जैसी नहीं है अर्थ की। अर्थ का रेडियस कैसा है, अर्थ का रेडियस तो ओवल शेप है, समझ रहे हैं, ये है ओवल शेप, समझ रहे हैं, ये होता है। तो इसका मतलब यहां R पोल्स पे R कैसी है, कम है, तो R कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, समझ रहे हैं। इक्वेटर पे R बढ़ गया, देखो ये इतना बड़ा R, ये इतना बड़ा R है, तो G बहुत कम हो गया,
समझ रहे हैं? तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू लगभग बहुत छोटी हो जाती है, बहुत लगभग जीरो ही हो जाती है ना, और पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पोल्स पे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा, इक्वेटर पे सबसे कम और लगभग जीरो हो जाती है ना। लेकिन हम जनरल अपने कन्वीनियंस के लिए हम ये मान लेते हैं कि हर जगह पे जी की वैल्यू फिक्स है। अर्थ की रेडियस जो है, अर्थ जो है वो स्पेरिकल शेप में है, और उसका फॉर्मूला बनाया है और हमने आंसर पाया था 9.8, ठीक है ना, वो हमें याद रखना है ना। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, समझ गए हैं? और इसको बहुत डिटेल में हम हायर क्लासेस में सीखेंगे। तो हायर क्लासेस में जब बात करेंगे तो अब तो जान सकते हैं ना, इतना तो जान ही सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्या मतलब है? बड़ी आसान इंपॉर्टेंट बात है ये। कैसे बताऊं? चलो देख लेते हैं, इसको भी जान लेते हैं क्या है। देखो, अरे छोटे छोटे से, ये तो कुछ भी चीज नहीं है, सब खत्म कर देंगे। देखो v इक्वल्स टू क्या, u प्लस एटी, पता है ना हमें ये बात। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। एक इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। ये इक्वेशन तो सभी को पता है ना? ये तीन इक्वेशन है। अब यहां अगर मैं बात करूं कि ये अर्थ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या होगा? ये सारी इक्वेशन लगेंगी, और यहां एक्सेलरेशन जो आएगा इस बॉडी में, उसको मैं क्या बोलता हूं? ए इक्वल्स टू जी, स्मॉल जी बोलता हूं। तो मैं इन इक्वेशन को बस पुट कर रहा हूं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक्सेलरेशन कितना है इस ऑब्जेक्ट में, अगर ये अर्थ की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, ए इक्वल्स टू जी है, तो ये लिख सकते हैं। ऐसे ही s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह ये रख दिया। ऐसे ही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2gs। यहां ए होता है, ए की वैल्यू जी है। अगर ये फ्री फॉल की कंडीशन में है तो इस पे लगने वाली जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब समझते हैं ना, जब ऐसा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो दो बॉडीज के बीच में लग रहा है और उनमें से एक बॉडी कौन है, उनमें से एक बॉडी अर्थ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सिंपली वही है, सिर्फ मैंने यहां पे ए की जगह जी पुट किया है। समझ गए हैं? एक बात और जान लेते हैं, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ को आप उछालेंगे ना बच्चों, तो आप जी को निगेटिव लेंगे, याद रहेगी बात। जी को कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी कि जी की वैल्यू मैंने 9.8 बताई है ना, और अगर ऊपर को उछाल दिया तो माइनस का 9.8, नीचे को जा रहे हैं तो ऊपर को माइनस का, नीचे को जा रहे हैं तो जी की वैल्यू प्लस का 9.8। समझ गए? अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। चलो तो अब हम आगे बढ़ जाएं। चलो बढ़ना तो है, क्योंकि बढ़ती का ही नाम जिंदगी है। चलो क्या है, मास। मास को जानना है, ये मास क्या है। मास को लेके बड़ा कंफ्यूजन है, मास को लेके और वेट को लेके। चलो देखिए, मास क्या है, किसी भी चीज की क्वांटिटी इज मास, है ना, कि वो क्वांटिटी में कितना है, अमाउंट कितना है उसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना है ना। तो ये सब क्या है, ये मास है। मास मतलब अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, समझ गए? तो मास इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। क्वांटिटी कितनी है उसकी, है ना, कितना सारा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, समझ रहे हैं? अच्छा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जी। कैसी क्वांटिटी है जी? ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब, स्केलर का मतलब ये होता है कि इसके पास कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, बस ये है 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, है ना, 50 किलो, 100 किलो, समझ रहे हैं? ऐसे है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, समझ रहे हैं? ऐसी क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। चलो बहुत अच्छी बात। इट कैन नॉट बी जीरो, कोई क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, है ना। कोई चीज है वो 5 किलो है तो वो 5 किलो ही रहेगी, क्वांटिटी उसकी जीरो नहीं कर सकते आप, समझ रहे हैं? क्वांटिटी फिक्स है ना, तो क्वांटिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना। चलो, मास ऑफ ए बॉडी इज क्या, कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह पे अगर 5 किलो आपने चीनी ली हुई है, यहां भी 5 किलो है, कहीं और ले जाएंगे वहां भी 5 किलो है, कहीं और ले जाएंगे वहां भी 5 किलो है, तो जगह के साथ साथ मास चेंज नहीं होता है। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, स्केलर क्वांटिटी है, और जगह के साथ चेंज नहीं होती है ना। चलो अब हम देखते हैं कि वेट क्या है, फिर वेट को भी तो जानना पड़ेगा। चलो वेट देख लेंगे। मास तो समझ में आया, क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, स्केलर क्वांटिटी है और जगह के साथ चेंज नहीं होती है। चलो अब हम सीखते हैं आगे, आगे की बात। चलो जी जल्दी जल्दी सीखेंगे।
अब सीखते हैं क्या, वेट। वेट क्या है, वेट देखो, वेट सिंपली फोर्स है। वेट क्या है, सिंपली एक फोर्स है जो अर्थ लगा रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे ये अर्थ, ठीक है ना, सब अर्थ से जुड़ा हुआ है। धरती हमारी माँ है और धरती से ही सब चीजें जुड़ी हुई हैं। देखो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एम मास है इसका, ठीक है ना, ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो ये जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ जो लगा रही है किसी भी बॉडी पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं उसको, या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोल देते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या है उसका, वेट। समझ गए हैं। चलो तो वेट क्या है, वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। वेट क्या है, फोर्स है विद विच इट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इट अट्रैक्ट्स किसको, ऑब्जेक्ट्स को, अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ना टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की तरफ को खींचती है, तो वो फोर्स ही वेट है। तो कैसी क्वांटिटी है, देखो फोर्स है, ये फोर्स है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचेगी, इधर को खींचेगी, इधर को खींचेगी, इधर को खींचेगी, एक डायरेक्शन में खींच रही है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन हो उन्हें क्या बोल देते हैं, उनको बोल देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये है क्या, ये सिंपली क्या है, ये सिंपली एक फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। चलो इसके बाद वेट ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी, वेट ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो। वेट क्या है, जीरो हो सकता है क्या, चलो चेक करते हैं। पहले एक बात आपको क्लियर करता हूं, इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, फोर्स बताइए। F इक्वल्स टू एम में, यही तो फोर्स लग रही है कि नहीं। और यहां पे आप m इंटू ए को क्या बोलते हैं, g, तो सिंपली वेट क्या हो गया, फोर्स ही तो है वो, mg, है कि नहीं, यही तो है। हमने अभी पीछे सीखा कि g जो है वो चेंज हो जाता है अलग अलग पॉइंट पे। जैसे ये अर्थ ओवल शेप में थी, पोल्स पे g सबसे ज्यादा आ रहा था और इक्वेटर पे लगभग 0 आ रहा था। तो आप g की वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है, तो फोर्स भी आपका कैसा बनेगा, अलग अलग। इक्वेटर पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू लगभग, हम देखेंगे कि ये लगभग 0 आ रही थी, लगभग 0 आ रही थी, तो फोर्स भी क्या आ रहा है, 0, है ना। तो वेट, फोर्स मतलब वेट, तो वेट भी क्या आ रहा है, 0। और यहां पे पोल्स पे अगर बात करूं तो यहां g ज्यादा आ रहा था, मैक्स आ रहा था, मैक्सिमम में आ रहा था, तो फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी कि वेट भी ज्यादा होगा। तो यहां वेट ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं। तो वेट कैन मे हैव एनी वैल्यू, है ना, 0 भी हो सकती है, बड़ा वेट भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। तो ये आपके पास बदलती हुई क्वांटिटी है। तो वेट चेंज हो जाता है कहां कहां, अलग अलग जगह पे, क्योंकि जी चेंज हो गया समझ गए, ये है। चलो इसके बाद वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। अरे ये तो बता रहे हैं कि वेट बॉडी का कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जी अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो फोर्स अलग अलग है, फोर्स ही तो वेट है, समझ गए, ये चीज है। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है। क्या है कि अर्थ पे जो आदमी रह रहा है और उसको आप अगर मून पे भेज दें तो वो पाएगा, पता है क्या, कि उसका जो वेट है वो बहुत कम हो गया, वो बहुत हल्का फुल्का हो गया, समझ रहे हैं। तो वो बहुत हल्का फुल्का हो गया है। तो क्यों होता है ऐसा, उसको जानना है ना। मतलब मून पे जाने के बाद वेट कम हो जाता है, वेट हमें अर्थ अपनी तरफ बहुत कम फोर्स से खींच रही है ना। तो वो चीज हमें सीखनी है। चलो कैसे देखते हैं। मून पे जाने के बाद जो वेट होता है किसी इंसान का, वो अपनी पुराने वाली वैल्यू का 1/6 टाइम रह जाता है, 1/6 कम हो जाता है। कैसे, चलो चलिए तो देख लेते हैं कि किस तरीके से आप जब मून पे चले जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या पता चले जाए, है ना, हो सकता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो अगर आप मून पे चले गए तो आपको अपना वेट जो दिखाई देगा वो अपने अर्थ के वेट का 1/6 टाइम दिखाई देगा। इस बात को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्चुअल में क्या है बच्चों, आपको ये थोड़ा सा डाटा याद रखने की जरूरत है। ये डाटा अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये चीज समझने में आसानी रहेगी, है ना। कैलकुलेट नहीं करना है ना। आप उस क्लास में नहीं है अभी कि आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, लेकिन
थोड़ा थोड़ा सा समझना है। देखिए चलिए तो जान लेते हैं कि किस तरीके से मून जो है, मून पे जो वेट हो जाता है किसी भी बॉडी का, वो अर्थ पे उसी बॉडी के वेट का 1/6 टाइम हो जाता है। कैसे? बस आपको सिंपली जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है बच्चों। कैसे? कि आपको याद रखना है कि जो वेट है किसी बॉडी का अर्थ पे, वो क्या होता है? वो फोर्स है सिंपली, जो किस पे लग रही है? किसी बॉडी पे लग रही है। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से, है ना? वही तो वेट होता है। तो वो कितना है? उसका फॉर्मूला है Gm, मास ऑफ अर्थ इंटू बॉडी का मास अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऐसे ही तो है। सिमिलरली वेट ऑफ जो बॉडी है मून पे क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी मून पे? G मास ऑफ मून, है ना? ये मान लीजिए मून था, ये वो बॉडी थी, तो इसका वेट कितना है? मून ने जितना तेजी से अट्रैक्ट किया वो उस बॉडी का वेट है मून पे, है ना? यहां अर्थ अट्रैक्ट करती है तो वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ, ये क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी ऑन मून। देखिए कैसे घूम रहा है, हवा में दौड़ रहा है है ना? तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो यहां पे हम लिख रहे हैं वेट ऑफ अ मून, सॉरी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, Gmm इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस, किसकी? रेडियस मून की, है ना? और जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, करना नहीं है, याद रखना है, तो आप पाएंगे कि जो वेट ऑफ अर्थ अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून है वो कितना हो जाएगा? ये आपको मिलेगा यहां पे 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वेट ऑफ अ मून है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून है, वो कितना आ जाएगा? वो WE इंटू 1/6 आ जाएगा। सिंपली आपको ये याद रखना है ना? तो ये यहां से आता है फॉर्मूला, कैलकुलेट नहीं करना है, बस याद रखना है कि जो मून पे मास होता है, मून पे किसी बॉडी का जो वेट होता है वो अर्थ पे जो उस बॉडी का वेट था उसका 1/6 टाइम हो जाता है। समझ गए हैं? तो ये चीज आपको जाननी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजें ढूंढ लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो जी आगे बढ़ेंगे। प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर को भी तो जानना है। व्हाट इज प्रेशर? जानना पड़ेगा। प्रेशर क्या है बच्चों? ये फोर्स का प्रभाव है। क्या है? ये फोर्स का प्रभाव है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अरे ये क्या किया है, देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं यहाँ पे ये हैमर इसको ऐसे नेल पे जाके टकरा रहा है, और जब ये इससे टकराता है ना तो ये एकदम से लगते ही एकदम इसमें अंदर एकदम एंटर हो जाता है ना? तो यहां पे मैंने इंपैक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स डेवलप किया है। जितना तेजी से मैंने इस पर जैसे हिट कराया ये नेल अंदर, समझ गए हैं? तो मेरा सिंपली से कहने का मतलब यह है कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया मैंने, एक यूनिट एरिया पे, दिस इज प्रेशर। समझ गए हैं प्रेशर क्या है? प्रेशर इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया मैंने। जैसे ये कोई चीज है और इस पे मैं फोर्स लगाता हूं, तो मैंने इसके एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगाया, वो क्या है? वो प्रेशर है। समझ गए हैं प्रेशर क्या है? चलिए, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है? प्रेशर की यूनिट भी जान लेते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है बच्चों पास्कल। क्या होती है? पास्कल इसकी यूनिट होती है। किसकी? प्रेशर की। समझ गए हैं प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इंपैक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स। जान गए हैं? समझ गए हैं? ये है। ठीक है, लो जी चलो आगे बढ़ेंगे और कुछ देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। लो जी, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट, थ्रस्ट को जान लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है और वो फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है उस सरफेस के, कितने एंगल पे? 90 पे। 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 अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगे किसी सरफेस पे तो उस फोर्स का ही नाम रख दिया है थ्रस्ट। समझ गए? सिंपल सा है तो, है ना? फोर्स अगर परपेंडिकुलर लगती है किसी सरफेस पे तो उस फोर्स को क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़े, देखें कुछ और चीजें। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन प्रेशर। हम अपने डेली लाइफ में क्या देखते हैं? प्रेशर से जुड़ी हुई बातें। बहुत बढ़िया बात है। देखो आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर बैग है, बैग की स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये लगी हुई स्ट्रिप दिख रही है ना? स्ट्रिप मोटी स्ट्रिप है। स्ट्रिप्स कैसी होती है? हमारे जब हम छोटी छोटी सी क्लास में होते थे तो क्या करते थे हम? बैग जो मोटी स्ट्रिप्स वाले होते हैं वो लगा के जाते थे ना, है ना? अब भी जाते हैं, है ना? तो क्या होता है जब आप स्ट्रिप्स को लगा के जाते हैं तो उनके पीछे का कोई लॉजिक भी है क्या? कोई साइंस भी है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। साइंस, साइंस हर जगह है। देखो, स्कूल्स बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स। व्हाई? देखिए, प्रेशर इक्वल्स टू क्या बताया है? फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने एरिया कैसा किया है?
बैग्स, स्कूल बैग्स की जो जो टांगने की आपकी स्ट्रिप्स होती हैं, उनका एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो आंसर छोटा हो जाता है। तो प्रेशर कैसा हो गया, प्रेशर हो गया कम। अब प्रेशर कम हो गया तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया, इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हो गया मेरे कंधों पे, समझ रहे हैं। तो ये इसी वजह से जो स्ट्रिप्स होती हैं बैग्स की, ये वाइड बनाई जाती हैं, समझ गए हैं। तो ये एक प्रेशर की आपको एक जनरल भाषा में हमने सीखा। ओहो हो, क्या लिख दिया, टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प, टिप ऑफ अ नीडल इज शार्प। अगर आपको कहीं पे जैसे पिन दिखाई दे रहा ना, देखो कितने सुंदर सुंदर पिन है, दिख रहे हैं कितने, लाल पीले हरे नीले, है ना, हर तरह के हैं, है ना। तो आपके लिए मैं बताता हूं, देखिए ये यहां पे पॉइंटेड एंड्स हैं, जहां पे भी ये टकराएंगे एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा सा है ना इनका, तो यहां इंपैक्ट ऑफ फोर्स कैसा होगा, तेजी से चुभेगा इसके अंदर या नहीं चुभेगा। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कैसा कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा कर दिया था एरिया, तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है तो तुरंत इसमें ये ऑल पिन या फिर पिन एकदम से एंटर हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये भी तो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, एरिया कम कर दिया, इफेक्ट ऑफ फोर्स बढ़ा दिया, समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बायोंसी, बायोंसी क्या है, और इसका दूसरा नाम अपथ्रस्ट भी तो है। क्या है ये बायोंसी, चलो मैं आपको बताता हूं। कभी आपने देखा है घरों में अपने, आपने एक प्लास्टिक की बोतल ली, ठीक, पानी में आपने उसको डिप कर दिया, उसे इमर्ज कर दिया, तो आप देखते हैं वो तुरंत एकदम से ऊपर आ जाती है, होता है कि नहीं होता है ऐसा, है ना। तो एक फोर्स है जो फ्लूइड के अंदर लग रही है ना, फ्लूइड के अंदर एक ऐसी फोर्स लग रही है जो जो उसको वापस सरफेस पे लेके आ जाती है। आप उसे नीचे छोड़ें खाली बोतल को, वो ऊपर से अपने आप ही आ जाती है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक फोर्स है जो लिक्विड लगा रहा है, जो फ्लूइड लगा रहा है ना, और जो हमेशा कहां को लग रही है, ऊपर को लग रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोंसी बोलते हैं, या फिर अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ऐसी फोर्स जो फ्लूइड लगा रहा है। अब आप बोलेंगे जी फ्लूइड क्या है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, जो चीज बह सकती है वो फ्लूइड है। समझ में आया, फ्लूइड क्या है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ लिक्विड फ्लूइड है, मैं ये भी बोलूंगा कि गैसेस भी फ्लूइड हैं। क्यों, क्योंकि वे भी तो फ्लो कर सकती हैं, है ना। तो गैसेस के अंदर या फ्लूइड के अंदर एक ऐसी फोर्स रहती है जो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाला है तो उसको वो ऊपर की तरफ को धकेल देती है। दिस इज नोन एज बायोंसी। अब हम बायोंसी को सीख रहे हैं और इससे रिलेटेड बात भी हम करने वाले हैं। चलो, तो व्हाट इज बायोंसी, द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे लग रही है, इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अगर ये जैसे आपको ये दिख रहा है ना कितना सुंदर, यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है और इसमें आपने, इस बकेट में आपने एक बोतल ली है जिसको आपने ऐसे अंदर डिप कराया, तो ये ऑटोमेटिक फिर से ऊपर आ गई। ठीक है, होता है ना ऐसा, है ना। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी। इसको आप बायोंसी की फोर्स बोलते हैं, समझ गए हैं। तो एक ऐसी फोर्स जो फ्लूइड के अंदर, किसी लिक्विड के अंदर लगती है और जो उसको उसके सरफेस पे लाने की कोशिश करती है, ऊपर को उछालने की कोशिश करती है, दिस इज फोर्स ऑफ बायोंसी। चलिए, तो समझ गए हैं बायोंसी क्या होती है। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और चीजें। देखिए, बायोंसी की जो फोर्स है इससे क्या होता है, इससे देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए, आपके पास है एक कंटेनर, ठीक, और इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों फ्लूइड, ठीक है। आपने देखा कि आपने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डिप कराया, जैसे ही आपने डिप कराया और आपने ऊपर पता है क्या कर रखा है, स्प्रिंग बैलेंस बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस, जो कि वेट को मेजर करके दे रहा है। किसको मेजर करके दे रहा था, ये वेट को मेजर करके दे रहा था। आपने इसको इससे टच करा रखा है, मतलब इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, इसको आपने डिप कराया। तो जैसे ही आप देखते हैं आपने इसको इसमें डिप कराया, जितना ज्यादा आप इसको डिप कराते हैं इसका वेट उतना कम होता चला जाता है। मतलब जैसे इसने रीडिंग जो दी है इसके वेट की, जैसे मैंने इसको पानी में डिप कराया था वो 15 kg दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसी कंटेनर के अंदर बच्चों, बिल्कुल सेम कंटेनर, तो इसके अंदर मैंने ये और डिप करा दिया, ये ऑब्जेक्ट मैंने और अंदर गहराई में पहुंचा दिया और ऊपर बांध रखा है मैंने स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस जो वेट मेजर करके देता है। तो मैंने देखा अब इसका वेट पहले 15 kg आ रहा था इस बॉडी का, जब इसको और डिप कर दिया गया है तो ये कितना रह गया खाली, मैंने कहा ये खाली, ये कितना रह गया, ये 10 kg रह गया। इट मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डीप इसके अंदर ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, बायोंसी की फोर्स उतनी ही ज्यादा इस पर लगती जा रही है। तो एक कोई अंदर चीज है जो इसको
बाहर की तरफ धकेल रही है, इसी वजह से फोर्स या वेट उस चीज का कम हो रहा है। इसका वेट कम क्यों हो रहा है, हल्की क्यों लग रही है, क्योंकि नीचे से हमेशा क्या एक एक्ट कर रहा है, फोर्स ऑफ बायोंसी। समझ गए हैं? तो बायोंसी लगती है, और जितना आप पानी के अंदर जाएंगे बायोंसी उतनी ही बढ़ेगी, और बायोंसी बढ़ेगी तो उस चीज का वेट आपको कम महसूस होगा, कम होगा। स्प्रिंग बैलेंस ने यहाँ वेटेज जो आपका वेट मेजर करके दिया इस ऑब्जेक्ट का वो कम करके दिया। समझ गए हैं? बायोंसी समझ गए? बहुत बढ़िया बात है। तो इसी वजह से ये बात बोल रहे हैं, इट इज ड्यू टू द बायोंस फोर्स ऑब्जेक्ट्स सीम्स टू बी लाइटर इन वेट। कैसे लगते हैं बच्चों? वे वेट में हल्के हो जाते हैं व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वे हल्के हो जाते हैं, क्योंकि बायोंसी उनको ऊपर को धकेल रही है, ऐसे खींच रही है ऊपर को, है ना। वजन नीचे को एक्ट कर रहा है, वो उसे ऊपर को धकेल रही है, तो वो हल्का लगेगा ना, तो वो हल्का हो जाता है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप आगे सीख लेते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना बातों को? बहुत आसान है ना, सीखते जाना है ना। दो छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। चलो जी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे की बातें। चलिए अब आते हैं, ये भैया कौन है, ये अंकल कौन है? ये अंकल बहुत बड़ा रोल है इनका फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। कौन है? ये है आर्किमिडीज। तो ये अंकल बोल क्या रहे हैं, इनको जान लें, ये क्या कह रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? देखो हमने ये तो सीख लिया कि भाई फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ को, ऑटोमेटिक लगेगी, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है फोर्स ऑफ बायोंसी। तो वो बोल रहे हैं कि ये बायोंसी की फोर्स जो है ये है कितनी वैल्यू की है, कितनी लगती है ये फोर्स, काउंटिंग में कितनी है, वो चीज पता लगाने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल आया है। क्या बोल रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? लो जी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है कोई फ्लूइड। समझ गए हैं? इसके अंदर कौन है? फ्लूइड, है ना। तो अगर मैंने इसके अंदर कोई एक, मान लो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, इसको मैंने डिप कराया, तो इसमें से वाटर डिस्प्लेस हो गया, वाटर बाहर आ गया निकल के, है ना। जैसे ही आपने इसके अंदर ये बॉल डाली, ये वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो ये कह रहे हैं कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका जो वेट था किसका, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है, किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट की वजह से। उस वेट के इक्वल फोर्स ऑफ बायोंसी होती है। समझ में आया? नहीं आया? चलो दोबारा देखते हैं। मैंने बोला ये बॉडी इसमें मैंने डिप कराई, वाटर बाहर आया, तो ये जो वाटर बाहर आया बच्चों, इसका जो वेट है, जितना इसका वेट होगा, उन्होंने बोला जितना इसका वेट होगा उतनी ही वैल्यू की बायोंसी फोर्स लग रही होगी। कहां? ऊपर की तरफ को, किस पे? ऑब्जेक्ट पे। ये रूल बताया उन्होंने कि जितना वेट पानी का या फ्लूइड का बाहर निकला है ना, उतनी ही फोर्स ऑफ बायोंसी की वैल्यू है। समझ गए हैं? बायोंसी की फोर्स की वैल्यू उतनी ही है। तो यही लिखा, बायोंट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। जितना इस ऑब्जेक्ट ने पानी डिस्प्लेस किया है, बाहर निकाला है, उसका जितना वेट है उतना ही फोर्स ऑफ बायोंसी है जो ऊपर को लगती है ना, उतनी ही लग रही है। समझ गए हैं? ये चीज सीखनी थी। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से जान गए होंगे। चले आगे बढ़े, सीखें और चीजें। बहुत बढ़िया, चलो जी, लो जी आगे सीखते हैं। आगे क्या बात सीखने वाले हैं? लो जी आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहो, क्या बोल दिया? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन की क्या प्रिंसिपल है? कोई चीज जब फ्लोट करती है, जब कोई चीज बहती है पानी के ऊपर, कैसे बहती है, क्यों बहती है, चलो सीखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना पहले बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई चीज कब बहेगी, ध्यान से सुनिए, वो कब फ्लोट करेगी। मान लीजिए ये एक कंटेनर और इसके अंदर कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है, वेट कहाँ एक्ट करता है इसका? वेट नीचे की तरफ। वेट कहाँ एक्ट करता है? नीचे की तरफ। बायोंसी की फोर्स कहाँ लगती है? ऊपर। बायोंसी की फोर्स कहाँ लगती है? ऊपर। बहुत बढ़िया बात। तो होता क्या है, ये कब फ्लोट करेगा? ये ऑब्जेक्ट ये तैरेगा कब? जब वेट जो नीचे लग रहा है और जो बायोंसी ऊपर लग रही है, वे दोनों या तो बराबर हो जाएं या फिर बायोंसी ज्यादा हो जाए। समझ रहे हैं? बायोंसी ज्यादा हो जाए
तभी तो फ्लोट करेगा। बायोंसी ज्यादा होगी तभी तो ऊपर जाएगा। वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। जो डुबोने की कोशिश कर रहा है, बायोंसी कहाँ लग रही है? ऊपर। तो बायोंसी ज्यादा होनी चाहिए ना, या कम से कम बराबर तो होनी चाहिए, वेट के तो बराबर होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो फ्लोटिंग की कंडीशन ये है कि बायोंसी वाली फोर्स, बायोंसी की जो फोर्स है, जो ऊपर को लगने वाली फोर्स है, वो क्या होनी चाहिए? या तो ज्यादा हो या बराबर हो। किसके? उसके वेट के। किसके वेट के? ऑब्जेक्ट के वेट के। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं? ये बात समझ में आती है? ये इंपॉर्टेंट बात थी, है ना? कब नहीं डूबेगा ये? जब वेट नीचे को लग रहा है, डुबोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको बैलेंस कौन कर देता है? बायोंसी की फोर्स। तो बायोंसी की फोर्स ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए? किसके? वेट के। समझ गए हैं? बहुत बढ़िया बात। अब ये जो बायोंसी है ना बच्चों, बायोंसी की वैल्यू क्या है? हमने बताया था कि जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस हुआ है, समझ गए ना? ये जितना वेट वाटर का डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर होती थी बायोंसी। ये बायोंसी कितनी होती थी? ये बायोंसी कितनी होती थी? कितना पानी इसमें से बाहर निकला है उसके वेट के इक्वल होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, कैसे तैर रही है नाव। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया तरीके से तैर रही है। तो वेट, अगर बायोंसी का मतलब क्या होता है? बायोंसी की वैल्यू कितनी होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना पानी उसमें से डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर ही तो होती थी बायोंसी, है ना? तो इसकी जगह, बायोंसी की जगह मैंने क्या लिख दिया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड, और वो किसके बराबर हो जाना चाहिए फ्लोटिंग की कंडीशन में? फ्लोटिंग की कंडीशन यही तो है, ये रही। किसके इक्वल हो जाना चाहिए? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाना चाहिए। कुल मिला के कहने का ये हो गया, कब ये बॉडी इस पे फ्लोट करेगी? कब करेगी? जब जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जो लिक्विड उसमें से निकला है ना, वो किसके इक्वल हो जाए? बॉडी, जो वेट ऑफ बॉडी है उसके इक्वल हो जाए। यानी कि अगर बॉडी 5 न्यूटन के वेट की थी, कितने न्यूटन की थी? 5 न्यूटन की, और जो वाटर निकला इसमें से वो कितना न्यूटन निकल जाए? 5 न्यूटन का ही निकल जाए, तो मैं बोलूंगा कि ये फ्लोट करेगी। समझ गए हैं? तो दोबारा देख लेते हैं क्या चीज बोली मैंने। मैंने बोला ये कब नहीं डूबेगी? बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से। जब वेट नीचे लग रहा है, बायोंसी ऊपर लग रही है, तो बायोंसी इस वेट को बैलेंस कर रही हो, उसे ऊपर को धकेल रही हो, तभी तो नहीं डूबेगी। तो बायोंसी इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के। फिर मैंने ये बताया था आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि ये बायोंसी की जो फोर्स होती है ना, ये किसके बराबर होती है? कि इस बॉडी ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, उसका वजन कितना था, उसका वेट कितना था, उसके बराबर बायोंसी होती है। तो जहां बायोंसी लिखी हुई है वहां पे मैंने क्या लिख दिया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना वेट निकला है पानी का, और बराबर किसके होना चाहिए? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। मतलब 5 न्यूटन की बॉडी अगर आपने इसमें डाली है, उसका वेट 5 न्यूटन का है, तो वाटर भी कितना निकल गया? अगर 5 ही निकल गया तो समझ जाइए वो तैरेगी, वो फ्लोट करेगी। समझ गए हैं? इसको बहुत डिटेल में सीखना है बच्चों, बार बार सीखना है। देखिए कितना अच्छे से, कितनी सुंदर तरीके से नाव तैरती जा रही है और कितना शांति के साथ आगे बढ़ती जा रही है। चलो हम भी बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं और इसके लास्ट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। लो जी आगे बढ़े, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो वेट है, फ्लोटिंग की कंडीशन, वही बात दोबारा रिपीट हो रही है। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? तो जो वेट इसमें से डिस्प्लेस हुआ है, वेट जो इसमें से वाटर का निकला है, उसके बराबर अगर ऑब्जेक्ट का वेट हो जाए तो वो फ्लोट करेगी। समझ गए? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो आगे सीख लेते हैं अब कुछ बातें और। हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर? अरे दोबारा आ गई, कितनी अच्छी लग रही है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हाउ डज ए बोट फ्लोट इन वाटर? किस तरीके से जी, किस तरीके से बोट फ्लोट करती है, बहती है पानी में। क्यों बहती है? इसलिए बहती है क्योंकि, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास वाटर, ध्यान से सुनेंगे, ये आपके पास क्या है? वाटर है, और इसमें ये नाव ऐसे है, जितनी नाव ये गहराई में गई है, जितनी नाव ये अंदर गई है, उतनी बायोंसी की फोर्स बढ़ती है। समझ रहे हैं? जितना यहां पे ये अंदर जाएगी उतना ये बायोंसी की फोर्स भी बढ़ेगी। तो बायोंसी बढ़ेगी तो ये फ्लोट करेगी। समझ रहे हैं? बायोंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो ये ऊपर रहेगी, और जितना ज्यादा ये अंदर दबेगी
उतना बायोंसी की फोर्स इस पे लगेगी ऊपर की तरफ को, है ना। तो ये होगा, तो इसलिए फ्लोट करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात जान लेते हैं। तो आगे हमें क्या सीखना है, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी। क्या है रिलेटिव डेंसिटी, ये क्या होती है? चलो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे याद रखनी है रिलेटिव डेंसिटी, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं, मैं आपसे बात करता हूं, देखिए जल्दी से, अरे ये लीजिए, चलो जी अब देखते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर की जो है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, हमने एक तो ये लिखी, ध्यान से सुनना है, रिलेटिव डेंसिटी सीख रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं अब कि अगर मैं देखूं कि किसी सब्सटेंस की क्या डेंसिटी है और मैं उसको कंपेयर कराऊं वाटर की डेंसिटी से, जैसे मैंने बोला कि भाई वाटर की डेंसिटी 10 है ना, तो सब्सटेंस की जो है वो उसकी कितनी टाइम्स है वाटर की डेंसिटी की, तो इस टर्म को आप रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। यानी कि जो डेंसिटी है किसकी, डेंसिटी किसकी जी, सब्सटेंस की डेंसिटी, है ना, वो कितना टाइम्स है वाटर की डेंसिटी की, है ना। मान लीजिए सब्सटेंस की डेंसिटी 30 है, तो ये कितना टाइम्स है वाटर की डेंसिटी की। मान लो डेंसिटी ऑफ वाटर 10 मान ली मैंने, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी है, 30 है, समझ रहे हैं। तो कितना टाइम्स है इसकी, 3 टाइम्स। तो दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि वाटर की डेंसिटी की कितनी गुना है किसी सब्सटेंस की डेंसिटी, तो कितना जो जितने भी टाइम्स है वो उसकी रिलेटिव डेंसिटी होती है। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, एक एक चीज को सीखा होगा। इसी तरीके से आपको इस टॉपिक को सीखना है, इस सब्जेक्ट को सीखना है, और इसी तरीके से हम फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, बायोलॉजी भी करेंगे, और हम बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करेंगे। सिर्फ बढ़ते जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को सीखना है, पॉइंट टू पॉइंट सीखना है, खुशी से सीखना है, खुश मिजाज के साथ होकर सीखना है, और आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।